हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दिस ईयर इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता को शिफ्ट करने की बात कही थी। यानी कि ये कहानी बहुत पुरानी है कि लगभग 4-5 वर्षों पूर्व से यहां पर इंडोनेशिया अपनी कैपिटल को किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट करने की बात कह रहा है। अभी जो उसकी राजधानी है जावा आइलैंड पर आपको दिखाई देती है, इसे बोर्नियो आइलैंड पर शिफ्ट करने की बात कही जा रही थी। इसी के अकॉर्डिंगली अब यानी कि इसी के जैसी एक और घटना हमारे सामने हाल ही में आई है, जिसमें यह क्लाइमेट चेंज के कारण, क्लाइमेट चेंज और साथ में ग्लोबल वार्मिंग के कारण थाईलैंड अपनी राजधानी को शिफ्ट करने की बात कर रहा है। अर्थात यहां पर बैंकॉक को एक स्थान से उठाकर कहीं और शिफ्ट किए जाने की बात चर्चा में आ रही है। अब देखिएगा कि एक्चुअल में हो क्यों रहा है ये। थाईलैंड में हैव टू कंसीडर रीलोकेटिंग इट्स कैपिटल बैंकॉक बिकॉज ऑफ राइजिंग सी लेवल। यानी कि यहां पर जो समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, उस समुद्र के जलस्तर को बढ़ते हुए देखकर या फिर सी लेवल को बढ़ते हुए देखकर वह अपनी राजधानी को शिफ्ट करने का फैसला ले रहा है। जरा इस बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में यह सी लेवल इंक्रीज कैसे होता है। यदि आप देखेंगे तो यह डायरेक्टली आपके ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप यहां पर देखें तो थाईलैंड की फोटोस आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि कुछ ऐसी कंडीशन निर्मित हो रही है थाईलैंड में, और यदि इन कंडीशंस को हम देखते हैं तो यहां पर थाईलैंड का कहना है कि भाई यदि अभी हमने अपनी राजधानी शिफ्ट नहीं की तो भाई आने वाले भविष्य में यह पूरा का पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। याद रखें कि पृथ्वी पर जो क्लाइमेट चेंज और साथ में क्लाइमेट चेंज और साथ में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, इस समस्या के चलते जो आसियान नेशंस हैं उन्होंने भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, और साथ में यहां इंडोनेशिया भी समय समय पर अब महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है ना। अब ये आसियान नेशंस क्या है, तो बेसिकली यदि आप देखेंगे तो जब आप अफ्रीका महाद्वीप को ड्रॉ करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, जब आप अफ्रीका महाद्वीप को देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप में एशिया महाद्वीप को जब आप मद्देनजर रखेंगे तो यह वाला जो एरिया आता है, अर्थात दैट इज, इस क्षेत्र को आप क्या नाम देते हैं, यह साउथ ईस्ट एशिया वाला एरिया। और इसी साउथ ईस्ट एशिया वाले एरिया में जो नेशंस आते हैं उन्हें कहा जाता है आसियान कंट्रीज। क्लियर, ये है हमारी आसियान कंट्रीज, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। क्लियर, इसमें टोटल नंबर ऑफ 10 कंट्रीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये है हमारे आसियान नेशन, और इन्हीं ने मिलकर एक फैसला लिया है, या फिर यही वह देश हैं जो कि अभी वर्तमान में खतरे में है। इन्हीं में से एक देश खतरे में इसलिए है क्योंकि इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट, क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपको इन्हीं तटीय क्षेत्रों पर देखने के लिए मिल रहा है। इनमें भारत भी इंक्लूड है, अर्थात भारत के भी कुछ एरिया विद्यमान है। परंतु यदि हम यहां पर देखें तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरिया होंगे, ये जहां जहां पर मार्किंग कर रखी है, यह एरिया सबसे ज्यादा इफेक्टेड माने जा रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा है यूरोप के, और यह है साउथ ईस्ट एशिया वाला क्षेत्र। यहां पर इंडोनेशिया भी इससे इफेक्ट था, दैट इज वाई इसने अपनी राजधानी शिफ्ट कर ली है। यह है हमारा ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन, यहां पर भी यह है, और यह पूरा का पूरा क्षेत्र इफेक्टेड है जलवायु परिवर्तन और साथ में यहां वैश्विक तापन से। अब यह होता क्या है, जरा इसके बारे में हम जानना प्रारंभ करते हैं कि देखिएगा भाई, यदि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की हम बात करें तो ये पूरी घटना बेसिकली घटित होती है ग्रीन हाउस गैसों के कारण। यहां पर सो मेनी टाइप्स ऑफ गैसेस होती हैं, अर्थात यदि आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ 4 टाइप्स की आपको गैसेस देखने के लिए मिलेंगी। एक होती है हमारी नोबल गैसें, या फिर सबसे पहले होती है मुख्य गैसें जो कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान दिखाई देती हैं। इसके पश्चात आपको दिखाई देंगी कुछ ऐसी गैसें जिनको हम गौर गैसों का नाम देते हैं, अर्थात वायुमंडल में इनकी अल्प मात्रा ही विद्यमान रहे तो अच्छी है, यदि इनकी मात्रा बढ़ती है तो यह बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो जाती है, अर्थात इससे वायुमंडल को या फिर पृथ्वी को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों ही तरीके से ह्रास होता है। और तीसरी आती है हमारी नोबल गैसें जिनका होना या ना होना दोनों ही बराबर हैं। और एक आते हैं ठोस पदार्थ। अब इन ठोस पदार्थ में बेसिकली काउंट किए जाते हैं पार्टिकुलेट मैटर। अब IPCC ने बेसिकली ये पहले ही डिक्लेयर कर लिया है कि भाई 2100 तक सभी देश मिलकर इतना प्रदूषण करेंगे, यानी कि प्रदूषण आप कर रहे हैं, आप करें। पेरिस समझौता हुआ, पेरिस समझौते के अकॉर्डिंगली हमने यह मान लिया कि भाई 2100 तक आप इतना प्रदूषण करना कि पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़ने पाए, और यदि ये इससे ज्यादा बढ़ जाता है तो
अब इसका जो दुष्परिणाम होगा, आप सभी इस दुष्परिणाम को भुगतने के लिए तैयार रहें। और इसका दुष्परिणाम आप देख पा रहे हैं इंडोनेशिया के थाईलैंड के फॉर्म में, कि यदि आप थाईलैंड को देखेंगे तो थाईलैंड दूसरी बात टेंशन में इसलिए भी है कि 2100 तक हर देश की कंडीशन क्या होगी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण। इसका एक डेटा आया है, इस डेटा के अकॉर्डिंगली देखिए कि यहां पर यह कंडीशन निर्मित हो रही है थाईलैंड के साथ कि यह आधे से अधिक भाग इसका जलमग्न हो जाएगा। और दैट इज वाई कि यहां की जो कैपिटल है बैंकॉक, इसको शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। देखिएगा यहां पर यह डेटा लिखा हुआ है, ऐसा हर कंट्री का डेटा आया है, इंडिया भी इसमें इंक्लूड है। यदि हम यहां पर बात करें तो बेसिकली इसका कारण क्या है, यदि इसके कारण पर हम जाते हैं तो ग्रीन हाउस प्रभाव या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट इसका मेन कारण है। अर्थात जो सन के पास से, यानी कि यहां पर यदि मैं बनाता हूं कि भाई यदि मान लीजिए यह है हमारी पृथ्वी, और यदि पृथ्वी में हम देखें तो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है, यह सूर्य से आने वाला प्रकाश एक्चुअल में आता है पृथ्वी पर किसके फॉर्म में, लघु तरंग विकिरण के फॉर्म में। अब जब यह लघु तरंग विकिरण के फॉर्म में आता है तो दिन भर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी अवशोषित करती है, और अवशोषित करने के बाद रात्रि काल में इसे परिवर्तित करती है किसमें, दीर्घ तरंग विकिरण में, और यह दीर्घ तरंग बनाकर इसे वापस भेजती है। अर्थात पृथ्वी अपने पास कुछ नहीं रखती है, पृथ्वी अपने पास कुछ नहीं रखती, जितना यह सन से लेती है उतना रात्रि के समय यह वायुमंडल को वापस लौटा देती है। परंतु इस कंडीशन में क्रियाविधि ये घटित होती है कि यहां पर वायुमंडल में कुछ ऐसे पदार्थ या फिर ऐसे क्षेत्र विद्यमान हैं जो कि इस पूरे के पूरे दीर्घ तरंग विकिरण को कुछ समय के लिए अवशोषित करते हैं, जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण आता है, ये है बादल, और साथ में इसमें और भी कई चीजें विद्यमान रहती हैं, जैसे कि यहां पर ओस की बूंदें है ना, यहां पर ग्रीन हाउस गैसें। अब ये करती ये है कि ये इस दीर्घ तरंग विकिरण को, अर्थात इस लॉन्ग वेव रेडिएशन को डायरेक्टली वायुमंडल में प्रवेश नहीं करने देती, या फिर डायरेक्टली वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती। और जब ये डायरेक्टली वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती तो यह वायुमंडल में कुछ समय के लिए घूमता रहता है, और फिर ये 2-3 घंटे बाद, यानी कि 1.5 से 2 घंटे तक वायुमंडल में घूमेगा, उसके पश्चात यह वायुमंडल में मुक्त होगा। और इस पूरी घटना को क्या कहा जाता है, इस पूरी घटना को कॉल किया जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। आपने देखा होगा कि यूरोप वाले एरिया में बेसिकली उतनी ज्यादा सूर्य का प्रकाश नहीं होता, पर उस कंडीशन में भी ये एक प्रकार के संयंत्र का उपयोग करते हैं जिसको कहा जाता है ग्रीन हाउस। क्लियर, यानी कि एक प्रकार का ग्लास होता है, इस ग्लास की भूमिका ये रहती है कि सूर्य का प्रकाश यहां पर प्रवेश कर जाएगा, पर यहां से जब ये निकलेगा तो कुछ समय के लिए ये इसी ग्लास के अंदर भटकते रहेगा। अर्थात इसको आप ऐसे समझ लें कि जो हमारी कार होती है, ये कार को यदि आप धूप में खड़ा कर देते हैं तो यह गर्म कैसे हो जाती है, जब दरवाजा खोलोगे तो इसके अंदर से गर्म वायु कैसे निकलती है। क्लियर, इसी को कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। क्लियर, अब इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि इस ग्रीन हाउस प्रभाव के द्वारा जो ग्लेशियर हैं वो बहुत जल्दी जल्दी मेल्ट हो रहे हैं, और ग्लेशियर्स के मेल्ट होने के परिणाम स्वरूप यहां पर जो सागर का जो जल स्तर है यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और सागर का जल स्तर बढ़ने का परिणाम यह हो रहा है कि भाई जब ग्लेशियर पिघलेंगे और ग्लेशियर मेल्ट होकर सागरों में जाएंगे तो यहां पर सागरीय जल का जल स्तर बढ़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप पाते हैं कि भाई यही सागरीय जल फिर प्रवेश करेगा कहां पर, महाद्वीपों में। और महाद्वीपों में भी ये कहां प्रवेश करेगा, तो वह क्षेत्र जो कि नजदीक है, अर्थात वह क्षेत्र जो कि तटीय क्षेत्रों के नजदीक है। जैसे कि यदि आप भारत की कंटेक्स्ट में इसकी बात करते हैं तो भारत में यह प्रवेश कर जाता है कहां पर, मुंबई वाले एरिया में। दैट इज वाई यदि आप देखेंगे तो मुंबई वाले क्षेत्र में हमेशा, यानी कि मानसून आया नहीं कि यहां पर आपको बाढ़ देखने के लिए मिलेगी। सेम एज उन सभी तटीय क्षेत्रों में जहां जहां पर बाढ़ आती है लगभग यही कंडीशन फॉलो होती है। यानी कि यहां पर इसका मेन रीजन होता है ये होने वाली ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण पूरे के पूरे जल का जल स्तर बढ़ता है। और जब यहां से हाई विंड या फिर हाई टाइड और लो टाइड की कंडीशन यहां निर्मित होती है, तो हाई टाइड की कंडीशन में ये जो मुंबई वाला स्थान है यहां पर जल भर जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि भाई यदि भविष्य में मान लीजिए मुंबई का खात्मा हुआ, वैसे तो मुंबई 7 द्वीपों का समूह थी और वहां पर यदि हम देखें तो उनमें से 1 या 2 अभी द्वीप विद्यमान है। मुंबई के जो शेष द्वीप थे ये पहले ही जलमग्न हो गए हैं,
क्लियर, सेम एज कंडीशन अब आपको कहां पर देखने के लिए मिल रही है, और यही कुछ इंडोनेशिया के भी साथ थी, और यही सेम एज कंडीशन अब आपको दिखाई दे रही है इस इंडोनेशिया के बैंकॉक वाले एरिया के साथ, अर्थात यह जो एरिया विद्यमान दिखाई दे रहा है ना, इसके साथ यह क्रियाविधि हो रही है, और इसी के कारण अब इंडोनेशिया अपनी राजधानी को शिफ्ट करने पर तेजी से विचार कर रहा है। इज दैट क्लियर? जस्ट अ सेकेंड, है ना, तेजी से विचार ये कर रहा है। अब यहां पर याद रखें कि अभी इंडोनेशिया ने राजधानी शिफ्ट नहीं की है, परंतु हां कहा जा रहा है कि इस वर्ष तक की शिफ्ट जरूर हो जाएगी, लगभग 2-3 वर्षों से ये हमारे सुनने में आ रहा था। तो इन सभी बातों के चलते अभी याद रखिएगा कि हो सकता है कि इसी वर्ष यह थाईलैंड भी अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर ले। अब ये शिफ्ट कहां कर रहा है यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, दैट इज वाई मैंने यहां पर अभी नहीं बताया था। ये कुछ नहीं था, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में लिखा हुआ था। इज दैट क्लियर? तो अब जैसे ही ये शिफ्ट करता है या फिर ऐसी कोई न्यूज आती है कि भाई यहां पर कुछ ऐसी डिजास्टरेबल कंडीशंस हो गई हैं या फिर कुछ भी ऐसी कंडीशन क्रिएट होती हैं, तो अब ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर? हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।